नमस्कार, इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नीता सिंह और सुर्खियों के बाद बात खबरों की करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शपथ लेने के दूसरे दिन प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी की शक्ल बदल दी है। राज्य सरकार ने 40 आईएएस अफसरों के तबादले किए हैं। कुलदीप रांका को मुख्यमंत्री का प्रमुख सचिव नियुक्त किया है। तो आपको बता दें कि 40 आईएएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं, जिनमें कुलदीप रांका को मुख्यमंत्री का प्रमुख सचिव नियुक्त किया गया है और इसके अलावा आरती डोगरा संयुक्त सचिव मुख्यमंत्री नियुक्त हुई हैं। अजिताभ शर्मा सचिव मुख्यमंत्री, मुकेश कुमार शर्मा अध्यक्ष राजस्व मंडल अजमेर, राजीव स्वरूप एसीएस गृह रक्षा जेल नियुक्त किया गया है उन्हें। श्रेया गुहा प्रमुख शासन सचिव पर्यटन कला एवं सांस्कृतिक विभाग इन्हें दिया गया है, जो कि पहले रांका के पास था, वो अब श्रेया गुहा के पास डिपार्टमेंट गया है। नरेश पाल गंगवार प्रमुख शासन सचिव आयोजन एवं सांख्यिकी, उन्हें मिला है। रोली सिंह प्रमुख शासन सचिव उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, हेमंत कुमार केरा शासन सचिव चिकित्सा शिक्षा विभाग, नवीन महाजन शासन सचिव जल संसाधन आईजीएनपी, प्रवीण गुप्ता सदस्य राजस्व मंडल अजमेर, भास्कर सावंत स्कूली शिक्षा भाषा पंचायती राज। तो ये नियुक्तियां की गई है। बड़ा फेरबदल इसे कहा जाएगा। नई सरकार बनी है, नई सरकार बनते ही प्रशासनिक फेरबदल जैसी की रीति नीति रही है और ये दस्तूर रहा है और उसी के तहत प्रदेश में सरकार बदली और यहां पर ब्यूरोक्रेसी में ये बड़ा बदलाव देखने को मिला। और चलिए अब रुक करते हैं हमारे सहयोगियों का और जानते हैं प्रदेश से जुड़ी कुछ अहम खबरें। उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के निवास पर आज उन्हें शुभकामनाएं और बधाइयां देने वालों का तांता लगा रहा। सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग सचिन पायलट के जालूपुरा स्थित निवास पर पहुंचे और उन्हें उप मुख्यमंत्री बनने की बधाइयां दी। बड़ी संख्या में पहुंचे समाज और संगठन के लोगों ने उन्हें अपनी मांगों से भी अवगत करवाया। पूर्व मंत्री बीना काक, भरोसीलाल जाटव, मुरारीलाल मीणा, प्रमोद जैन भाया, गुरमीत सिंह कुन्नर और अमीन खान के साथ ही विधायक दानिश अबरार, जीआर खटाना, ब्रिजेंद्र ओला, रमेश मीणा, राकेश पारिक, रामनिवास गावड़िया, भंवर सिंह भाटी और सालेम मोहम्मद पायलट के निवास पर पहुंचे। इसके साथ ही कई पूर्व विधायक, कर्मचारी नेता, किसान नेता और विभिन्न समाज संगठनों के पदाधिकारी भी पायलट को उप मुख्यमंत्री बनने की बधाई देने पहुंचे। विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों ने पायलट को बधाई देने के साथ ही उन्हें अपनी मांगों से भी अवगत करवाया। किसान नेताओं ने पायलट से कर्ज माफी के फैसले को जल्द लागू करवाने की मांग की, तो कर्मचारी नेताओं ने कर्मचारी की मांगों को लेकर पूर्व में सौंपे गए ज्ञापनों पर जल्द कार्रवाई करने का आग्रह किया। वहीं बेरोजगार महासंघ के पदाधिकारियों ने भी पायलट के आवास पर पहुंचकर रीट अभ्यर्थियों के नियुक्ति के फैसले पर आभार जताया। राफेल मामले पर केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कांग्रेस ने इस मामले में देश भर में बनाया झूठ का माहौल, लेकिन हम सभी मुद्दों पर सदन में भी चर्चा को तैयार। राफेल मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बीजेपी रणनीति के तहत देश के अलग अलग शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी बात कह रही है। इस कड़ी में आज केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु जयपुर पहुंचे। बीजेपी ऑफिस में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुरेश प्रभु ने कहा कि राफेल मामले को लेकर कांग्रेस ने देश में झूठ का माहौल बनाया है। इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सभी मुद्दों पर सदन में चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन वे सदन में चर्चा के लिए भी तैयार नहीं। फैसले के बाद एक हलफनामा दायर करने को लेकर सुरेश प्रभु ने कहा कि सरकार ने ही संशोधन के लिए सुप्रीम कोर्ट में लिखा है और कोर्ट के सामने सरकार ने कोई गलत तथ्य नहीं रखा। डूंगरपुर जिले में अवैध बजरी परिवहन पर पुलिस की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है। जिले के 5 थानों की पुलिस ने मिलकर बजरी परिवहन पर शिकंजा कसते हुए छोटे बड़े 11 वाहनों को जब्त किया है। प्रोबेशनर आरपीएस अधिकारी चक्रवर्ती सिंह ने बताया कि जिले में अवैध बजरी खनन और परिवहन के खिलाफ मिल रही शिकायतों पर एसपी शंकरदत्त शर्मा के निर्देश पर अभियान चलाया गया। जिले में सोम, माही और मोरन नदी से अवैध खनन कर बजरी परिवहन की सूचना पर जिले भर में पुलिस की ओर से नाकेबंदी की गई। इस दौरान दौड़ा थाना पुलिस ने बजरी से भरे 4 डंपर और एक ट्रैक्टर के साथ 100 पिस्टन पत्थर से भरा एक डंपर भी जब्त किया। इसी तरह आसपुर थाना पुलिस ने बजरी से भरे 2 डंपर, सागवाड़ा पुलिस ने 1 डंपर और साबला पुलिस ने 1 डंपर जब्त किया। वहीं वर्धा पुलिस ने भी कार्रवाई करते हुए बजरी से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली को पकड़ा है। इधर अवैध बजरी खनन के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई से बजरी माफियाओं में हड़कंप मच गया। पुलिस ने खनन विभाग को कार्रवाई की जानकारी दी है, वहीं खनन विभाग अब आगे की कार्रवाई करेगा।
उदयपुर रेंज आईजी विशाल बंसल ने आज एक पत्रकार वार्ता करते हुए चारभुजा में 5 दिन पूर्व हुई गैंगरेप और लूट की वारदात का खुलासा करते हुए संभाग में 7 वारदातें करने वाले 6 सदस्यीय गिरोह में से 4 को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 आरोपियों की तलाश जारी है। इस मौके पर राजसमंद एसपी भुवन भूषण सहित एएसपी राजेश भारद्वाज की टीम और दोनों सीओ सहित थाना अधिकारी मौजूद रहे। बंसल ने बताया कि अभी तक मिली जानकारी के अनुसार यह गैंग वागड़ की शातिर और बेरहम डकैतों की गैंग है, जिसमें रेंज की 7 लूट, हत्या, गैंगरेप जैसी संगीन वारदातें कबूल की है। अभी तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि इस गैंग के 2 सदस्यों की तलाश जारी है। ये आरोपी एकांत में बने सुने मकान की रेकी करने के बाद उस परिवार को निशाना बनाते हैं और मकान में घुसने के बाद 2 से 4 घंटे तक रुककर बेखौफ होकर वारदात करते हैं। इनके तार गुजरात और महाराष्ट्र में रहने वाले वागड़िया जाति के लोगों से जुड़े हुए हैं। इससे पुलिस को आशंका है कि इनसे पूछताछ में अंतर्राज्यीय वारदातें भी खुलने की संभावना है। पुलिस आरोपियों को कल अदालत में पेश कर पीसी रिमांड की मांग करेगी। जिला चिकित्सालय के चिकित्सक अमरजीत चावला पर एक प्रसूता से 40,000 रुपए की रिश्वत मांगने के आरोप। प्रसूता के परिजनों ने चिकित्सक पर कार्रवाई की मांग को लेकर जिला चिकित्सालय में की नारेबाजी। पूर्व में भी डॉक्टर अमरजीत चावला एक स्टिंग ऑपरेशन में रिश्वत लेते हुए आए थे नजर। महात्मा गांधी राजकीय जिला चिकित्सालय हनुमानगढ़ टाउन में भर्ती एक प्रसूता का इलाज राजकीय चिकित्सक अमरजीत चावला द्वारा घर पर करने और 40,000 रुपए रिश्वत मांगने के आरोप लगाते हुए आज प्रसूता के परिजनों ने जिला चिकित्सालय में नारेबाजी की और चिकित्सक पर कार्रवाई की मांग की। परिजनों ने आरोप लगाए कि रुपए नहीं देने पर चिकित्सक ने प्रसूता को रेफर करने की बात कही। दूसरी तरफ जिला चिकित्सालय के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दीपक मित्र सैनी ने कहा कि उनको रुपए मांगने की शिकायत नहीं मिली है। गौरतलब है कि जिला चिकित्सालय के चिकित्सक डॉक्टर अमरजीत चावला पर पूर्व में भी मरीजों से रुपए मांगने के आरोप लगते रहे हैं और वे एक स्टिंग ऑपरेशन में रिश्वत लेते हुए नजर भी आए थे। सीकर जिले में सर्दी का 3rd डिग्री टॉर्चर जारी। फतेहपुर शेखावाटी में आज दर्ज हुआ इस मौसम का सबसे कम तापमान। फतेहपुर शेखावाटी स्थित कृषि अनुसंधान केंद्र पर दर्ज किया गया -3.5 डिग्री तापमान। लगातार 5 दिन से जमाव बिंदु के नीचे चल रहा है यहाँ पारा। सीकर जिले में सर्दी के तेवर लगातार तीखे होते जा रहे हैं। जिले के फतेहपुर शेखावाटी स्थित कृषि अनुसंधान केंद्र पर आज इस मौसम का सबसे कम तापमान दर्ज किया गया। फतेहपुर शेखावाटी में आज -3.5 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। तापमान के जमाव बिंदु से नीचे चले जाने की वजह से खेतों में दिया गया पानी बर्फ में बदल गया। वहीं भीषण सर्दी के चलते इलाके के लोगों की दिनचर्या बुरी तरह प्रभावित हो गई है और लोग दिन में भी अलाव का सहारा लेते नजर आ रहे हैं। फतेहपुर स्थित कृषि अनुसंधान केंद्र के अधिकारियों का कहना है कि मौसम साफ रहने से तापमान में गिरावट हुई है तथा सर्दी से अभी फिलहाल राहत की कोई उम्मीद नहीं है। भरतपुर जिले के कामा कस्बे की हरजन बस्ती में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हो गया। झगड़े के दौरान दोनों ओर से 3 बार पथराव किया गया। पथराव में 2 बच्चे हल्के फुल्के घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने करीब 1 दर्जन लोगों को हिरासत में ले लिया। हरजन बस्ती में हुए पथराव की वजह से कई मकानों के शीशे टूट गए। अचानक हुए पथराव से हरजन बस्ती में हड़कंप सा मच गया और लोग जान बचाने के लिए अपने अपने घरों में घुस गए। घटना की सूचना मिलने पर कामा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों ही पक्षों के करीब 1 दर्जन लोगों को अपनी हिरासत में ले लिया तो कई हमलावर इस दौरान भाग जाने में सफल हो गए। पीड़ित पप्पू ने बताया कि हमलावरों ने उनके मकानों में लूटपाट भी की है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। अजमेर डिस्कॉम में हुए लाखों रुपए के घोटाले मामले में पुलिस ने किया मामला दर्ज। जांच पूरी होने के बाद होगी महिला कैशियर की गिरफ्तारी। अजमेर डिस्कॉम में महिला कैशियर अन्नपूर्णा द्वारा किए गए 96 लाख के गबन के मामले में विभाग ने किशनगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया है, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एसपी राजेश सिंह ने बताया कि फिलहाल मामला दर्ज हुआ है और इसमें पूरी तफ्तीश करने के बाद गबन की आरोपी अन्नपूर्णा सेन की गिरफ्तारी होगी। गौरतलब है कि कल ही अन्नपूर्णा सेन की ओर से किए गए गबन का मामला उजागर हुआ था, जिसके बाद विभाग ने सेन को सस्पेंड कर उसके खिलाफ मामला दर्ज कराया था। फिलहाल विभाग की ओर से इस मामले की आगे जांच की जा रही है, जिसमें गबन की राशि बढ़ने के आसार दिख रहे हैं। बिजली उत्पादन की दृष्टि से श्री गंगानगर के सूरजगढ़ थर्मल प्लांट में आज का दिन ऐतिहासिक उपलब्धि भरा रहा।
660 मेगावाट की 7वीं सुपर क्रिटिकल इकाई से आज बिजली उत्पादन शुरू कर दिया गया। निर्माण कार्यों में 2 साल देरी के बाद ही सही, लेकिन आज इसका उत्पादन की शुभ शुरुआत हुई। थर्मल प्लांट के मुख्य अभियंता बीपी नागर ने बताया कि विभिन्न प्रोटेक्शन जांच के बाद आज इकाई को सिंक्रोनाइज करके बिजली का उत्पादन शुरू किया गया। पहले इसे सोमवार को शुरू किया जाना था, मगर तकनीकी अड़चन के कारण इसे आज शुरू किया गया। नवनिर्मित 7वीं सुपर क्रिटिकल इकाई शुरू होना प्रदेश में बिजली उत्पादन की दिशा में काफी महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मुख्य अभियंता केसर सिंह ने बताया कि विद्युत उत्पादन लोड बढ़ाते हुए धीरे धीरे इसे 250 मेगावाट तक लाया जाएगा। इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य अभियंता शंकरलाल छिम्पा, अधीक्षण अभियंता MP बंसल, MC जांगीर सहित भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के अनेक अधिकारीगण और पत्रकार भी उपस्थित थे। करौली मंडल सड़क मार्ग इस कदर बदहाल है कि आने जाने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना तो करना ही पड़ता है। साथ ही प्रसव के लिए अस्पताल जाने वाली गर्भवती महिलाएं भी सुरक्षित नहीं पहुंच पाती हैं। क्षतिग्रस्त सड़क पर गहरे गड्ढों के अलावा रोशनी का भी कोई प्रबंध नहीं है, जिससे दुर्घटनाओं के साथ ही लूटपाट होना आदि आए दिन की बात है। करौली से मंडल तक जाने वाला सड़क मार्ग बेहद क्षतिग्रस्त है। इस मार्ग पर शहर से करीब 8 किलोमीटर दूर सामान्य चिकित्सालय की यूनिट व मातृ शिशु इकाई स्थित है, जिससे आने जाने वाले मरीजों को भारी परेशानी उठानी पड़ती है। करीब 10 वर्ष पूर्व बनी सड़क इन दिनों पूरी तरह क्षतिग्रस्त है, जिस पर सुरक्षित निकलना बेहद मुश्किल है। कई बार तो प्रसव के लिए अस्पताल जाने वाली महिलाओं का प्रसव सड़क पर बने गड्ढों के कारण रास्ते में वाहन में ही हो जाता है। ऐसे में उसे होने वाले कष्ट और परेशानी का अंदाजा लगाया जा सकता है। इस प्रमुख सड़क मार्ग पर अस्पताल के अलावा पुलिस लाइन, आयुर्वेद भवन, परिवहन कार्यालय, कारागृह, मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय, दवा भंडार केंद्र, सरकारी कार्यालय हैं, जिससे दिन रात लोगों का आना जाना लगा रहता है। लेकिन ना तो इस मार्ग के क्षतिग्रस्त सड़क को ठीक कराया जा रहा है और न ही सड़क पर रोशनी का प्रबंध करवाया जा रहा है। लोगों का कहना है कि रात में सड़क सुनसान होने व अंधेरा होने से असामाजिक तत्व लूटपाट, छेड़छाड़ आदि की घटनाओं को अंजाम देने की फिराक में रहते हैं तथा कई बार इस तरह की घटनाएं घटित भी हो चुकी हैं। प्रशासन व विभागीय अधिकारी लोगों की कई बार शिकायत के बाद भी आंखें मूंदे बैठे हैं। अमन विहार कॉलोनी में हुई फायरिंग। अज्ञात बाइक सवार बदमाश ने एक मकान पर किया फायर। किचन का शीशा तोड़ते हुए दीवार पर लगी गोली। कोतवाली थाना पुलिस कर रही है पूरे मामले की जांच। दौसा शहर के कलेक्ट्रेट के समीप अमन विहार कॉलोनी में बीती रात अज्ञात बदमाशों ने एक मकान पर फायरिंग कर दी। बताया जा रहा है कि अज्ञात बदमाश बाइक पर सवार थे और अमन विहार कॉलोनी निवासी व्याख्याता सुग्रीव मीणा के मकान पर फायर किया। इस दौरान गोली किचन की खिड़की को तोड़ते हुए दीवार पर जा लगी। घटना के बाद मकान मालिक सुग्रीव मीणा ने कोतवाली पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस को घटना स्थल पर एक गोली भी मिली है, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय की ओर से आज जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया। बकाया एरियल के भुगतान और मिड डे मील के भुगतान को लेकर शिक्षकों ने जमकर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया और जिला शिक्षा अधिकारी के खाली कक्ष में जाकर भी नारेबाजी की। शिक्षकों के 7वें वेतन के बकाया एरियल व मिड डे मील के तहत पोषाहार व अन्नपूर्णा योजना दूध वितरण के बकाया भुगतान की मांग को लेकर आज शिक्षक संघ राष्ट्रीय के शिक्षकों ने जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा कार्यालय पर प्रदेश उपाध्यक्ष रवि आचार्य के नेतृत्व में प्रदर्शन किया। वहीं उन्होंने कहा कि अलग अलग ब्लॉक में कई महीनों से पोषाहार की राशि का भुगतान नहीं हो रहा है, जिससे शाला प्रधान को मिड डे मील बनाने में भी परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग के आदेशों के बावजूद जिला शिक्षा अधिकारी उन्हें अग्रिम भुगतान भी नहीं कर रहे हैं और अग्रिम भुगतान के अलावा जो बकाया भुगतान है वो भी उन्हें समय पर नहीं किया जा रहा है। ऐसे में शिक्षा प्रधानों के लिए मिड डे मील बनाना मुसीबत का काम होता जा रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि विभाग की तरफ से एक तरफ तो भुगतान नहीं किया जा रहा है और दूसरी तरफ शाला प्रधान को मिड डे मील नहीं बनाने कार्रवाई के भी आदेश दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसी सप्ताह यदि विभाग उनका बकाया भुगतान नहीं करता है तो पूरे राजस्थान में शाला प्रधान मिड डे मील बनाने से इनकार कर देंगे। स्मैक तस्कर को कोर्ट ने सुनाई 20 साल के कारावास की सजा के साथ लगाया आरोपी पर 2 लाख का जुर्माना भी। सितंबर 2017 में जीआरपी ने की थी कार्रवाई।
स्मैक तस्करी के करीब 1 साल पुराने मामले में एनडीपीएस कोर्ट ने आज एक तस्कर को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई। विशिष्ट लोक अभियोजक संजीव विजय ने बताया कि जीआरपी ने 18 सितंबर 2017 को गश्त के दौरान मेवाड़ एक्सप्रेस में तलाशी के दौरान कालू सिंह को पकड़कर उनके कब्जे से 500 ग्राम स्मैक बरामद की थी। जीआरपी ने आरोपी कालू सिंह को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया था। तब से ये मामला कोर्ट में विचाराधीन था। आज एनडीपीएस कोर्ट ने स्मैक तस्करी का दोषी मानते हुए आरोपी कालू सिंह को 20 साल के कठोर कारावास की सजा और 2 लाख रुपए के जुर्माने से दंडित किया। अपनी मांगों को लेकर चयनित शिक्षकों ने किया प्रदर्शन। मांगे पूरी नहीं होने पर धरना और आमरण अनशन की दी चेतावनी। चयनित शिक्षक नरपत सिंह शेखावत ने कहा कि हम 2012 और 2013 के रिवाइज परिणाम में चयनित हुए थे। हम पिछले कई वर्षों से नोशनल परिलाभ स्थायीकरण, एरियर और वेतन नियमितीकरण को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके लिए हमें उच्च न्यायालय में भी याचिका दायर की थी, उसमें भी इसके लिए आदेश दे दिए गए, लेकिन आज तक हमारी मांगे पूरी नहीं हुई है। प्रदेश के सभी जिलों में कोर्ट के आदेश पर ये आदेश लागू कर दिए गए, लेकिन भीलवाड़ा के अधिकारियों की हठधर्मिता के कारण ये आदेश लागू नहीं हो पाए। इसके विरोध में आज हम प्रदर्शन कर ज्ञापन दे रहे हैं और यदि हमारी मांगे पूरी नहीं की गई तो हम आमरण अनशन करेंगे और धरना देंगे। राजस्थान उच्च न्यायालय में मध्यस्थता जागरूकता अवेयरनेस प्रोग्राम का शुभारंभ किया गया। मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नंद्राजोग ने कार्यक्रम की दीप प्रज्वलित कर शुरुआत की। इस दौरान जस्टिस मोहम्मद रफीक, जस्टिस केएस आलूवालिया भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में आपसी सद्भाव दिखाते हुए मानवता के तहत मुकदमों में समझौते करवाने की बात कही गई। कार्यक्रम को सभी न्यायाधीशों ने संबोधित करते हुए मध्यस्थता जागरूकता अवेयरनेस पर जोर दिया। Pramila Acharya and Madam Mishra, who are doing yeoman service to the mediation center, I can feel that they have assumed the role of elders of the family. They are solving the problem. They are bringing the people around. They are bringing them together. They are building bridges which are necessary for harmony of the society. I must congratulate all members of bar who are here and the mediators for their devoting their time to this noble cause. I hope in future we'll succeed and we'll succeed together. There are different kind of cases which you can get referred through the court, and therefore I would appeal to each one of you, whenever you find the cases of the categories we regularly notify in the cause list, like matrimonial disputes, the child custody matters, maintenance matter, injunction suits, or party disputes arising out of the injunction suits or the partition suit, or landlord-tenant disputes, or money suits, or negotiable instruments act, etc. Yes, the importance of mediation lies. We are all facing docket explosions. The courts are overburdened. So it's like the chariot of Lord Krishna with 5 horses. So courts are 1 horses. Then you have at the panchayati levels, you have adjudications, that's the 2nd horse. कोटा का बहुचर्चित रुद्राक्ष अपहरण और हत्याकांड मामले में कोर्ट फिर सुनवाई करेगा। आरोपी अंकुर पाड़िया ने फांसी की सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है, जिस पर कल कोर्ट सुनवाई करेगा। आपको बता दें, अक्टूबर 2014 में अंकुर ने 2 करोड़ की फिरौती के लिए 7 साल के मासूम रुद्राक्ष का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी थी, जिसके बाद कोर्ट ने मुख्य आरोपी अंकुर को फांसी और सह आरोपी अनूप पहाड़िया को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। साथ ही 2 अन्य आरोपियों को 4 और 2 साल की सजा सुनाई गई थी। बूंदी की लक्ष्मी विहार कॉलोनी में लोग अब भी मूलभूत सुविधाओं को मोहताज हैं। बसावट के कई सालों बाद भी यहां पर अब तक पानी की पाइपलाइन नहीं पहुंची है। ऐसे में यहां की महिलाएं कई किलोमीटर का सफर तय कर पानी लाने को मजबूर हैं। लोगों का कहना है कि कई बार जिम्मेदार विभाग से शिकायत की, प्रदर्शन किए, बावजूद इसके विभाग ने सुध नहीं ली। हालांकि विभाग की अपनी दलील है। उनका कहना है कि कॉलोनी को अमृत योजना में शामिल कर दिया है, जिसके बाद अगले साल मई-जून तक पानी की लाइन बिछ जाएगी। साल हो गए इस कॉलोनी में पाइप पीने का पानी नहीं है। लाइन डली तो उसमें भी पानी नहीं दे रहे। हम रेलवे आते हैं, यहाँ का भी नल बंद हो गए। हम कहाँ जाए पानी लेने पीने का? बहुत परेशानी होगी। कॉलोनी में एक भी बोरिंग नहीं है। बड़ी परेशानी है पानी का पीने का। हमारे को लड़ाई झगड़े होते हैं। एक दिन से काम से इनसे दिहाड़ी हो जाते हैं। कुछ पानी भी नहीं है। देखो खाली लेके जा रही हूँ मैं, पानी नहीं है यहाँ पे।
कुछ भी पानी नहीं है, कोई ध्यान नहीं दे रहे, कोई ध्यान नहीं दे रहे। वोट लेने आ जाता है, सब कुछ करने आ जाता है, मेरा पानी भी ध्यान नहीं दे रहा तो मैं क्या पीऊंगा पानी। परेशानी बहुत है पानी की, 8 साल हो गए हमको यहाँ पे रहने देते हुए, अभी तक पानी की रोड की कोई भी सुविधा नहीं है यहाँ पे। तो परेशान हो रहे हैं लोग? हाँ, बहुत ज्यादा परेशान है। विहार कॉलोनी नई कॉलोनी है। नई कॉलोनी में अमृत योजना के तहत पाइपलाइन का कार्य चल रहा है, प्रगति पे है। तो कब तक क्या उम्मीद है? ये मई जून तक चालू हो सकती है। मूलभूत सुविधा एग्रीकल्चर लैंड पे आप मकान बना लोगे और वहाँ मूलभूत सुविधा की बात कर रहे हो आप? वो कन्वर्टेड हुई रजिस्टर्ड है कि नहीं है नगर परिषद में? खबर कोटा से, यहां पर छेड़छाड़ से परेशान एक छात्रा के सुसाइड करने का मामला आया है। मृतका के परिजनों और स्थानीय लोगों ने एसपी को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की। परिजनों का आरोप है कि उनकी बेटी सुसाइड नहीं कर सकती है और उसके साथ किसी तरह की अनहोनी हुई है। बता दें, छात्रा का नहर में शव मिला था और उसके बैग से सुसाइड नोट मिला, जिसमें उसने 2 लड़कों पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया। शिक्षक महोदय से बात करी है कि 12 साल की बच्ची जो जिंदा रहना और मरना नहीं समझ सकती, वो नहर में कूद जाए, आत्महत्या कर ले, ये हमारे गले से नहीं उतर रहा है। उसके साथ कहीं न कहीं कोई गंभीर प्रकार की कोई कार्रवाई हुई है, इस वजह से उसने इतना बड़ा हादसा अपने परिवार को किया है। और दूसरे की तलाश जारी, हमने पुलिस अधीक्षक महोदय को किया है कि इसको केस ऑफिसर स्कीम के तहत इस केस को लिया जाए। चूँकि बच्ची अनुसूचित जाति की वर्ग से बिलोंग करती है, तो उसके परिवारजनों को जो राजस्थान सरकार से जो सहायता मिलती है, वो सहायता तुरंत दिलाई जाए और परिवार को प्रोटेक्शन भी दिया जाए। आज किसी भी उच्च कास्ट की जो लड़की होती है या कोई बच्चा बालिग होता, उसके लिए मोमबत्ती लेकर रोडों पे उतर आते हैं, उनके समर्थन में हर नेता आ जाता। आज नेता कहाँ गए? गरीबों के लिए नेता बात करते मगर गरीबों के लिए खड़े नहीं होते हैं। और हमारा यही कहना है, इस पे जल्द से जल्द अच्छी कार्रवाई हो और समाज कल्याण उसको सपोर्ट करे और ऐसे गरीब व्यक्ति को हर नेता को सपोर्ट करना चाहिए। चलिए बात अगली खबर की करते हैं। किसानों के लिए यूरिया की किल्लत लगातार बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर संभागीय आयुक्त कार्यालय पर भाजपा युवा मोर्चा शहर के कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और बाद में संभागीय आयुक्त को किसानों को जल्द से जल्द यूरिया उपलब्ध करवाने की मांग को लेकर ज्ञापन भी सौंपा। किसानों को जो यूरिया की अनुपलब्धता हो रही है, किसानों की मांग बढ़ती जा रही है और प्रशासन की ओर से अभी तक किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं की गई। पिछले 25 दिनों से किसानों में इस मांग को लेकर डिमांड चलती जा रही थी, लेकिन उस समय इतनी मांग की जरूरत नहीं थी। लेकिन पिछले 2-3 दिनों में यह आवश्यकता इतनी बढ़ चुकी क्योंकि किसानों को पानी पिलाने का समय आ चुका है और अभी जितनी मांग के अनुरूप यूरिया हाड़ौती में पहुँचा नहीं है। करीब 2.5 लाख से 3 लाख के करीब यहाँ पहुँचना था और अभी कम से कम 1.5 लाख टन के आसपास पहुंचा है। समस्या किसानों को यूरिया नहीं मिल रहा और गेहूं की फसल है 1 महीने से ऊपर हो गई, तो इसलिए ये है कि 20 से 25 दिन की गेहूं की फसल में पहला पानी लग जाना चाहिए और जो कि अमृत के समान होता है गेहूं की फसल के लिए। अब उसको लेट होते ही पानी तो किसानों में चिंता बढ़ेगी, यूरिया मिल नहीं रहा। और अब एक ऐसी खबर जिसमें एक ट्रैफिक सीआई और बीजेपी विधायक के बीच नोकझोंक को बयां कर रही है। दरअसल अजमेर की ट्रैफिक सीआई सुनीता गुर्जर का आरोप है कि अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई में बीजेपी विधायक देवनानी ने व्यापारियों को न सिर्फ साथ दिया बल्कि फोन कर धमकाते हुए व्यापारियों से माफी मांगने पर मजबूर करने लगे। हालांकि सुनीता गुर्जर माफी मांगने से साफ मना उन्होंने कर दिया। इस पूरी घटना का ऑडियो और वीडियो अब वायरल होने लगा है। और अभी आप टेलीफोन करके धमकी दे रही हैं कि ऐसा नहीं चलेगा, मैं कल फिर आऊंगी। नहीं, कल आप वापस आपने व्यापारियों को कहा कल मैं फिर वापस आऊंगी, ये करूंगी। कल मैं यहीं मिलूंगा, आप आकर के नहीं आप आकर, अरे ये मेरी भी ड्यूटी है, हम भी जनप्रतिनिधि है। कल आप आकर के एक को भी हाथ लगा के बताना, पहले मेरे को लगाओगे फिर मैं करूंगा। ड्यूटी करना मुझे भी आता है, मैं भी मंत्री रहा हूँ। ड्यूटी कराना भी आता है, करना भी आता है। नहीं, ये धमकी नहीं, ये व्यापारियों के साथ बदतमीजी पसंद नहीं करेंगे। नहीं, धमका थोड़ी रहा हूँ आपको इज्जत के साथ कर रहा हूँ। अब अभी आप इनको टेलीफोन करके धमका तो आप रही हैं, मैं थोड़ी धमका रहा हूँ। हाँ, मैंने किया समझाने के लिए, मैंने किया आपको। नहीं, हटाने का तरीका होता है, प्रेम से हटाते हैं। नहीं, ये तरीका अजमेर में तो बहन जी, ये तरीका अजमेर में नहीं चलेगा। रिकॉर्डिंग है पूरी, देख लो आगे। सर, आई विल टॉक टू योर ऑफिसर्स।
नहीं, आपने जो कुछ किया गलत किया आपको। और पूरी जो कार्रवाई थी उसकी रिकॉर्डिंग हमने भी बनाई है, कहीं पे भी कोई गलत काम हमारे द्वारा नहीं किया गया है। देवनानी जी धमकाते हुए लहजे में मुझे बोल रहे थे कि जो तुमने कार्रवाई की है वो गलत है और इसके लिए व्यापारियों से माफी मांगनी पड़ेगी। माफी मांगने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप करने के लिए जो व्यापारिक लोगों के द्वारा 10 फीट की दुकान के बाहर 10 फीट बाहर सामान रखा गया था उसको जब्त किया गया है, जो यातायात में बाधा उत्पन्न कर रहा था, और आगे भी यह कार्रवाई जारी रहेगी। माफी मांगने का सवाल इसलिए नहीं है क्योंकि वो हमारे लिए परम आदरणीय एमएलए साहब जरूर हैं, लेकिन किसी महिला कर्मचारी को धमकी दे करके कार्रवाई में बाधा डालने की कोशिश नहीं कर सकते। सवाल ही नहीं, अगर ऐसा कहा जा रहा है तो बिल्कुल गलत कहा जा रहा है। गाली गलौज हमारा काम ही नहीं है, हमारा काम है यातायात को सुचारू बनाना। चलिए, खबर है श्रीगंगानगर से। यहाँ के सूरतगढ़ सुपर थर्मल प्लांट के लिए आज का दिन ऐतिहासिक रहा। दरअसल थर्मल प्लांट में आज से बहुप्रतीक्षित नवनिर्मित 660 मेगावाट की 7वीं सुपर क्रिटिकल इकाई से बिजली उत्पादन शुरू किया गया। आपको बता दें कि इसके निर्माण कार्य में 2 साल का वक्त लगा। मुख्य अभियंता बीपी नागर के मुताबिक कई प्रोटेक्शन की जांच के बाद इकाई को आज सिंक्रोनाइज कर बिजली उत्पादन शुरू किया गया है। यूनिट नंबर 7 को आज हमने सुबह 11:41 पर सफलतापूर्वक सिंक्रोनाइज कर दिया है। इसको बार पर लाने के लिए 10 तारीख से हम सब लोग लगे हुए थे। सबसे पहले हमने बॉयलर को ऑयल पर लाइट अप किया और उसके बाद ऑयल पर अच्छी तरह से चलाने के बाद में बॉयलर को ऑयल फायरिंग के साथ में हमने लाइट अप किया। अलवर में भ्रष्टाचार के मामले में फरार रहने के बाद सरेंडर करने वाले तत्कालीन सीएमएचओ को एसीबी कोर्ट ने 2 जनवरी तक न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है। आरोपी के अधिवक्ता ने जमानत के लिए प्रार्थना पत्र कोर्ट में दाखिल किया है, जिस पर कल सुनवाई होगी। तफ्तीश के बाद इन्वेस्टिगेशन के बाद एसीडी के द्वारा कोर्ट में जुडिशियल कस्टडी के लिए उसको पेश किया गया है और ट्रायल कोर्ट के द्वारा आरोपी डॉक्टर पंकज गुप्ता को जुडिशियल कस्टडी में लिया जाकर उसको जेसी भेज दिया गया है और 2/1/2019 तक के लिए उसको जेसी अवधि में रखने के ऑनरेबल ट्रायल कोर्ट के द्वारा आदेश जारी किए गए और आरोपी की तरफ से इसमें बेल एप्लीकेशन डिफेंस काउंसिल की तरफ से पेश की गई है। डॉक्टर पंकज कुमार गुप्ता जी को न्यायालय द्वारा 1 दिन के अनुसंधान के लिए सुपुर्द किया था और आज अनुसंधान पूर्ण करके एसीबी के उपाधीक्षक महेंद्र मीना जी ने उन्हें न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायालय द्वारा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद डॉक्टर पंकज कुमार गुप्ता को दिनांक 2 जनवरी 2019 तक के लिए न्यायिक अभिरक्षा में प्रेषित कर दिया है। और अब बात सिटी ऑफ लेक की। जी हां, अपनी झीलों के लिए मशहूर उदयपुर अब और ज्यादा खूबसूरत हो जाएगा, क्योंकि शहर की झीलों को अब नई तकनीक से साफ किया जा रहा है और इसका जिम्मा उठाया है एक इंस्टीट्यूट के छात्रों ने। जी हां, जो उदयपुर की जान है, जो उदयपुर की शान है, जो सैलानियों के सुकून का स्पॉट है, वो उदयपुर की आनो बान झीलें अब और ज्यादा निखरेंगी, पहले से और ज्यादा सुंदर दिखेंगी। उनकी खूबसूरती में 4 चांद लगेंगे और झीलों को चमकाने का बीड़ा उठाया है गीतांजलि इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के छात्रों ने, जो नई तकनीक के जरिए शहर की झीलों को साफ करेंगे। कलेक्टर साहब जब इंस्टीट्यूट आए थे तो उन्होंने रिकमेंड किया कि इस तरह की कोई लेक क्लीनिंग मशीन आप लोग की तरफ से, आपके स्टूडेंट्स और फैकल्टी की तरफ से डिज़ाइन हो, जिससे हमको लेक्स को क्लीन करने में आसानी हो। तो उनके कहने के ठीक 2 महीने के अंदर अंदर हमने ये लेक क्लीनिंग मशीन लेक में उतार दी है, जो सारे फ्लोटिंग कचरे को लेक से बाहर निकाल देगी। और ये जो मशीन अभी बनाई है ये काफ़ी प्रिलिमिनरी स्टेज पे है, क्योंकि अभी तो ये मैनुअली है और बैटरी संचालित भी मशीनों बनाएंगे और इसको फास्ट करने के लिए वो भी कर सकते हैं, मैनुअली भी उठाने के लिए कचरा वो भी कर सकते हैं। उसके साथ साथ एक जो लगा हुआ है आपने देखा होगा, उसके साथ से भी वो कर सकते हैं। जाहिर है अच्छी पहल है।
आगाज कैसा है ये तस्वीरें तस्दीक कर रही है। कितनी आसानी से ये मशीन झील में फैली गंदगी को साफ कर रही है। अब झीलों को खूबसूरत बनाने वाली इन मशीनों की खासियत के बारे में भी जान लीजिए। एक क्लीनिंग मशीन बनाई है, अभी हमारी पहली मशीन ये उतरी है, ये हमारी पूरी मैनुअली है। इसमें हम लोग पैडल करके सारा सिस्टम इसका नेविगेशन वाला है, उसके बाद फिर अपने हाथ से ही पुल ओवर करके जो भी ऊपर का सरफेस डेब्रीज वगैरह है उसको अपन कलेक्ट करेंगे। आने वाली दिनों में हम लोग इसके ऊपर और वर्क कर रहे हैं, इसको हम लोग पूरा मोटराइज करने वाले हैं। इसमें हमने ये लगाया है कि रोटर्स लगाए हैं और फेंस लगाई है, और इसमें साइकिल्स जो मैनुअली साइकिल यूज़ करी है, और इसका जो एडवांस आने वाली है जो मशीन पे हम काम करने वाले हैं वो इसका काफ़ी अच्छा अपग्रेड वर्जन आएगा। उस पर हम इलेक्ट्रिक मोटर से यूज़ कर सकते हैं और पेडलाइज तो ऑलरेडी होगी, जिससे हमारा एनवायरनमेंट इकोसिस्टम जो भी बनेगा इको फ्रेंडली चीज़ बनाएंगे। सही मायने में झीलों की नगरी के लिए ये एक नेक पहल है। वो दिन दूर नहीं जब इन मशीनों की बदौलत उदयपुर की झीलें साफ सुथरी नजर आएंगी। लेकिन साफ सोच स्थानीय से लेकर सैलानियों को भी अपनानी होगी, ताकि झीलों में गंदगी ना फैल पाए और ना ही झीलों को ऐसे साफ करने की नौबत आए। कपिल शर्मा, न्यूज़ 18, उदयपुर। और इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत। वहीं आपको बता दें, राजस्थान की बाकी खबरों को देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18rajasthan.com पर।